पी ब्लॉक एलिमेंट। ये पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है? पीरियोडिक टेबल में ये पी ब्लॉक कौन से नंबर में या कौन से ग्रुप में आते हैं या कौन से पीरियड में आते हैं, और पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट होते हैं, इसकी क्या सूत्र होती है और क्यों उस सूत्र को ऐसे बताया जाता है, ये सारी जानकारी आज हम आपको बताएंगे हमारे YouTube क्लास सिलेबस गाइडेंस में। तो चलिए हम अपना पढ़ाई शुरू करते हैं पी ब्लॉक से। पी ब्लॉक यानी ऐसा ब्लॉक जो कि जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, किसी भी तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरा जाएगा, उसको हम बोलेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट। अब ये पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में जानकारी दे देते हैं, उसके बाद हम उसका डेफिनेशन फिर से आपको डिटेल्स में बताते हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल में जो 13 से लेकर 18 जो ग्रुप होती है, ग्रुप किसको बोलते हैं? जो ऊपर से नीचे की ओर जब हम जाते हैं क्या बोलते हैं, तत्वों को लिखते हैं, उसको कहा जाता है ग्रुप। और जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं उसको कहा जाता है पीरियड। अब पीरियोडिक टेबल में 13 से लेकर के 18 तक जो ग्रुप है उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सारे एलिमेंट्स को पी ब्लॉक में रखा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 13 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं। 13 ग्रुप में आता है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और NH से होता है निहोनियम। आपकी जो बुक है उस बुक में ये निहोनियम नाम नहीं लिखा हुआ है, तो मैंने इसको लिख दिए हैं, आप चाहे तो इसको नोट्स बनाकर भी रख सकते हैं। इसका सिंबल होता है NH यानी निहोनियम। अब हम इसको याद कैसे करेंगे सीक्वेंस में, है ना? अक्सर हम याद करते हैं तो भूल जाते हैं, तो चलिए हम आपको एक श्लोक बताते हैं या सूत्र बताते हैं, उस सूत्र के सहारे आप इसको याद रख सकते हैं। तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम, इसका सूत्र क्या होगा? बैंगन से बोरॉन, एल्युमिनियम से आलू, गैलियम से गाजर, ऐसे करके बैंगन, आलू, गाजर, इंडियम से ईन, Tl से थैला यानी थैलियम और NH से निहोनियम मतलब नहीं। बैंगन, आलू, गाजर, ईन, थैला में नहीं, मतलब मार्केट से कुछ सामान खरीद के लाए हैं, कुछ साग सब्जी भाजी लेके आए हैं, जिसमें उस जो सब्जी की जो थैला है उस थैले में बैंगन, आलू, गाजर छोड़ के बाकी सारे चीज है वो नहीं है, इसलिए ऐसे बताया गया है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला में नहीं। जो 14 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, प्लम्बम यानी लेड, और एक होता है आपका फ्लेरोवियम। फ्लेरोवियम ये Fl है ना, फ्लेरोवियम। तो इसका सूत्र क्या होंगे? कहे सी कार्बन से कहे, सिलिकॉन से शिव, जर्मेनियम से जी, कहे शिव जी, सुने पार्वती फूली, माने शिव जी का कहना सुनकर पार्वती फूल गई, खुश हो गई, कहे शिव जी, सुने पार्वती फूली। जो 15 ग्रुप में आएंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और ये है Mc यानी मस्कोवियम। देखिए हमने लिख दिए हैं यहाँ पे मस्कोवियम। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमारी से मरी, सब बीमारी से, कोरोना बीमारी हुआ, सब मर गए। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमारी से मरी। 16 ग्रुप में आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और Lv से होता है लिवरमोरियम। लिवरमोरियम।
तो इसका हम सूत्र क्या बोलेंगे? ओल्ड। ऑक्सीजन क्या होगा? ओल्ड। सल्फर से स्टाइल, सिलेनियम का से, ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश लगाओ, ओल्ड स्टाइल से तेल पॉलिश लगाओ। 17 ग्रुप में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन और उसके नीचे है टीएस। टीएस से मतलब होता है, देखिए हमने लिख दिया है टेनेशियन, यानी टेनेशियन, ऐसा एनिशियन भी बोलते हैं, सन भी बोलते हैं, टेनेशियन, टेनेसाइन, TENNESSINE, टेनेसाइन। तो इसका फॉर्मूला क्या बोलेंगे? फिर कल बाहर आई आंटी टेंशन से। आंटी को तबीयत खराब हो गया था, तो वो क्या सोचे कि हमारी कोरोना तो नहीं है, इस टेंशन से वो कुछ दिनों से परेशान थी, लेकिन जब उसका टेस्ट हुआ तो पता चला कि उसका कोई कोरोना हुआ नहीं है, इसलिए वो टेंशन से बाहर आ गई। फिर कल बाहर आई आंटी टेंशन से। जो 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप में देखिए हीलियम से शुरू होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2 होता है। हीलियम से हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेनन और ओजी से होता है ओगेनिजन। ओगेनिजन, मैं आप ही से बोल रही हूँ, आपकी बुक में ये सारे नेम नहीं दिया हुआ है। आप ये जो नीचे लाइन का जो एलिमेंट है, उस एलिमेंट के सिंबल को भी आप लिख लीजिएगा आपकी बुक में, और उसका नेम को भी आप लिख लीजिएगा। तो ओजी से होता है ओगेनिजन। तो इसका फॉर्मूला कहाँ होगा? हे नानी आराम कर जिंदा रहोगी, आर्यन से रह, ओजी से गी, हे नानी आराम कर जिंदा रहोगी। तो यहाँ पे हम काउंट करते हैं, कितना होगा? कितना हमारा पीरियड है? 1 2 3 4 5 6, और इधर से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा, और यहाँ एक लौता हीलियम है, तो कितना आया? 37 आया, है ना। तो पी ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट होते हैं? पी ब्लॉक में टोटल 37। लेकिन फिर से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 और ये 37, यानी टोटल 37 एलिमेंट होते हैं पी ब्लॉक में। अब हमको बताते हैं इसका डेफिनेशन। तो ये जो सारे तत्व हैं, इस सारे तत्वों के परमाणुओं का इलेक्ट्रॉन जब उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरेगा, तब हम उसको बोलेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट। तो हम लोग और क्या बोल सकते हैं? वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरे जाते हैं, तो उसको कहा जाता है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है। अब पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पी उपकोष में अधिकतम 6 और न्यूनतम 1, अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं पी उपकोष में। इसीलिए पी जो ब्लॉक है, पी ब्लॉक को ऐसे 6 भाग में बांटा गया है। 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 ग्रुप में बांटा गया है। क्यों? क्योंकि पी ब्लॉक में पी उपकोष में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इसी कारण इसको 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ये हो गया आपका पी ब्लॉक की जानकारी। अब हम इसका सूत्र लिखे हैं, देखिए NH2NP6। तो NH2NP6 कैसे होगा? देखिए, जैसे हम लोग पी ब्लॉक में जो 13 ग्रुप में एलिमेंट है बोरन, उसका एटॉमिक नंबर है 5। तो 5 का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे तो कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू अफबाव प्रिंसिपल रूल, 1s2 2s2 2p
1, यानी 2, 2 4 और 1 5, ये 5 हो गया। इसी तरह से यदि हम कार्बन का देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p2, यानी 2 + 2 4, 4 + 2 6। इसी तरह से 7 का, यदि नाइट्रोजन का 7 है तो यहाँ पर भी 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन का होता है, फ्लोरीन का कितना होता है 9, तो 9 का क्या होगा 1s2 2s2 2p5। नियन का होता है 10, यानी 1s2 2s2 2p6। फ्लोरीन का F होता है ना सिंबल, फ्लोरीन का सिंबल क्या होता है F होता है, ठीक। तो यहाँ पर भी F ही होगा, फ्लोरीन का सिंबल कितना होगा F होगा, उसका एटॉमिक नंबर 9 है। अब हम आपको बताते हैं कि देखिए ये जो है 2s2 2p1, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना है, इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन आया है P में आया है, ये देखिए P में आया, सबका अंतिम इलेक्ट्रॉन P में आया। ये P1 P2 P3 P4 P5 P6, हम आगे आपको और भी बताएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उस आधार पर इसका सूत्र केवल Np1 से लेकर 6 तक होना चाहिए। 1 से लेकर 6 तक क्यों होना चाहिए, क्योंकि बोरन में देखिए P के ऊपर 1 है, माने 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो नियन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो वो P के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है ना। तो सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन P उपकोष में आके समाप्त हो गया, यानी भर गया। भले किसी में 1 है किसी में 2। एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊं, अगर मैं किसी बच्चों से पूछती हूँ कि चलो 1s2 2s2 यहाँ पे 2p में क्या होगा, तो बच्चे झट से बोलता है 6। क्यों, क्योंकि P में 6 होता है, इसलिए वो रट लिए हैं तो 6 बोल देते हैं। लेकिन 6 तभी होगा जब उस तत्व के पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा, यानी इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, तभी उसका P में 6 लिखाएगा। अदरवाइज अगर 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास होगा तो P के ऊपर 1 लिखाएगा, 2 होगा तो 2 लिखाएगा, 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4, 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 6, और इससे अधिक होगा फिर वो P ब्लॉक में नहीं रह के वो अगला जो ऊर्जा लेवल है, अगला जो एनर्जी लेवल है, ये ऊर्जा कक्ष है, उस कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, क्योंकि P में 6 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। ठीक है, ये देखिए ये 6 हो गया। अच्छा, अब आपके पास सवाल उठ सकता है, जब ये P में आके समाप्त हो रहा है तो इसका सूत्र NH2 क्यों दिया हुआ है ना। Np का दिया है, N का मतलब होता है यहाँ पे संख्या, नंबर, यानी वो कौन से कोश के उपकोश में है। तो देखिए इसमें सभी कोई किसमें है 2, है ना, 2 कोश के उपकोश में है, तो 2 है, इसलिए यहाँ पे N के नीचे हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, यानी ये 2 में आके खत्म हुआ। अब जाके जब हम ये एल्युमिनियम का बताएंगे, आर्गन का बताएंगे, या जेनन का बताएंगे, या रेनन का बताएंगे, उस समय आप देखेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2p में ना खत्म होकर 3p 4p 5p 6p कहीं पर भी जाके जितने इलेक्ट्रॉन होगा उतने p में जाके वो खत्म होगा, इसलिए यहाँ पे n दिया हुआ है। मतलब n का मतलब है वो 2p भी हो सकता है, 3p उसका नंबर, n का मतलब होता है नंबर, तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक, अब हम बताएंगे NH2 का मतलब क्या है। ये है उसका टोटल बाह्यतम कोश। अब क्वेश्चन आता है, जब वो P में आके खत्म हुआ तो बाह्यतम कोश तो P हो गया, फिर S को हम क्यों लेंगे, क्यों हम S को बाह्यतम कोश मान रहे हैं। एक सामान्य सा हम उदाहरण देते हैं। आपका ये क्लासरूम है, ठीक, ये क्लासरूम है P, उसके सामने यहाँ पे क्या है दरवाजा है, डोर है। इस डोर में आप आएंगे तब जाके आप इस क्लास में घुसेंगे, यानी इस P में जाने के लिए, भले ये बाह्यतम कोश का P है, इस P में जाने के लिए आपको पहले इस दरवाजे से होकर के P में
जाना पड़ेगा। इसलिए इसका जो पूरा जो अंतिम कक्ष क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा p। अब वो s 2s भी हो सकता है, 3s भी हो सकता है। जितने अधिक इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ही अधिक n का वैल्यू होगा, और जितने इलेक्ट्रॉन कम होगा n का वैल्यू उतने ही कम होगा। जैसे इसमें दिखा रहा है 2, तो आगे हम बढ़ेंगे तो 3, 4, 5, 6 ऐसे n का वैल्यू होता जाएगा। अब देखिए, आप जब स्कूल में आते हैं, घर से आप स्कूल के रूम में, क्लासरूम में जाएंगे, तो क्लासरूम में जाने से पहले आपको स्कूल के गेट से गुजरना पड़ेगा, है ना। तो ये गेट उस स्कूल का एक हिस्सा है। सेम वैसे मान लीजिए, जब P के साथ जाने के लिए उसको S बाह्यतम कोश के S में से होकर के P में जाना पड़ेगा, है ना। जैसे आप गांव में भी आप प्रिंसिपल ऐसे देखे होंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम घूम के आता है, वो उसमें भी S से होकर के P में आता है। इसलिए इसका बाह्यतम कोश S2 NS2 NP6 या NP1 to 6 हुआ। तो चलिए, ये तो हम आपको लिख के दिखाए हैं। अब हम एल्युमिनियम का निकालते हैं। एल्युमिनियम का क्या होगा, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। तो चलिए हम उसका हम आपको दिखाते हैं। ये हो गया, देखिए 1s2 2s2 2p6। देखिए इसमें देखिए 2p1 था, 2p2 था, 2p3 था, 2p6 तक खत्म हुआ, लेकिन इसमें 2p6 से फिर वो आगे की एनर्जी लेवल में जाएगा। कैसे जाएगा, देखिए 2 2 4 और 4 8 6 कितना हो गया 10। तो उसके पास अब और कितनी इलेक्ट्रॉन बचा, 3 इलेक्ट्रॉन बचा। वो 3 इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर 3p1 में चला गया। तो देखिए इसमें भी P में आके खत्म हुआ, NS2 NP1 में। यहाँ पे भी देखिए S है, लेकिन यहाँ पे नंबर कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे नंबर था 2, n का वैल्यू इसमें कितना था 2। अब यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो गया 3। P का वैल्यू भी, P में जो n है उसका वैल्यू था पहले यहाँ पे 2। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण यहाँ पे कितना हो गया 3। इसी तरह से आप यदि पूरे का देखना चाहे तो देखेंगे 3 से भी ज्यादा 4 5 6 7 तक पहुंच जाएगा। अब एक और एग्जांपल से हम आपको बताते हैं आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ये हो गया आपका आर्गन का 18। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितना हुआ 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 हो गया। तो देखिए आर्गन में कितना था, एटॉमिक नंबर 18 था। इसको भी आप ऐसे काउंट करेंगे, 2 के साथ 2 को जोड़िए, 4 4 के साथ 6 को जोड़िए 10 10 के साथ 2 को जोड़िए 12 12 के साथ 6 को जोड़िए 18 हो गया। तो इसका NS2 कितना हो गया, N का वैल्यू यहाँ पे हो गया 3, यानी यहाँ पर भी NP में N का वैल्यू हो गया 3, है ना। और इसमें देखिए S का वैल्यू ये 2, ये भी ये 2 हो गया, और P का वैल्यू कितना हो गया 6। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और क्यों P ब्लॉक के एलिमेंट को P ब्लॉक के मतलब ब्लॉक में रखा गया है और उसका सूत्र क्या है, ये हम आपको बताया है। अब हम इसका कुछ लक्षण के बारे में आपको बताते हैं। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो कैसा होता है, तो P ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं उसमें धातु भी होते हैं, अधातु भी होते हैं, दोनों प्रकार के तत्व शामिल होते हैं। प्रत्येक वर्ग के, ये जैसे हर एक वर्ग है ना, जिसको हम ग्रुप बोलते हैं, प्रत्येक वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर उसका धात्विक गुण यानी मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा इंक्रीज होता है, बढ़ता है। जबकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे यानी पीरियड में जाएंगे तो उसमें अधात्विक गुण बढ़ते जाते हैं। दूसरा हो गया, इन तत्वों के यौगिक में मुख्यतः सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। सहसंयोजी मतलब क्या है, जो एक दूसरे से साझा करके बनते हैं। दोनों में यौगिक में सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। अधिकांश तत्व
वेरिएबल वैलेंस ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। यह ऑक्सीकरण अवस्था क्या है मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए इसका अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉनों को कितना वो दान कर सकता है या कितना वो ले सकता है, वो होती है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था। यदि एक इलेक्ट्रॉन देगा तो +1, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1। इसमें देखिए P पूरा भरा हुआ है, 6 के 6 पूरा भरा है। ये किसी को फिर दान भी नहीं करेगा, किसी से लेगा भी नहीं। उस समय इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर P में 3 है अंतिम में तो वो देगा तो +3, लेगा तो -3। इसलिए इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो अलग अलग होती है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को वो वेरिएबल वैलेंसी प्रदर्शित करता है। और एक पॉइंट है, अधिकांश तत्वों के जो ऑक्साइडों की प्रकृति होती है अम्लीय होती है। मतलब जैसे अम्लीय किसको बोलते हैं, जो खट्टापन होगा, है ना, जो क्या बोलते हैं एसिड, जो दूसरी चीजों को जला देगा उसको बोलते हैं अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान कम होगा। तो अधिकांश तत्वों की जो प्रकृति होगी वो अम्लीय प्रकृति के होगी। और ये जो 18 ग्रुप के जो एलिमेंट होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनन, रेनन और ऑर्गेनिजम, ये सारे तत्व किसी से क्रिया नहीं करती, इसलिए इसको उत्कृष्ट गैस कहा जाता है या इनर्ट गैस कहा जाता है। क्यों नहीं क्रिया करती, क्योंकि क्रिया तभी करेगा जब उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों का भराव कम होगा। जैसे 6 होना चाहिए 3 है, यदि 6 से कम है तो क्या चाहेगा, या तो मैं और किसी से इलेक्ट्रॉन लेके अपने 6 को पूरा कर लूं, या फिर अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग करके ये जो 8 है, 6 और +8 या 8 में ही हम बने रहे। इसलिए जो 18 ग्रुप के एलिमेंट है उसकी पूरी तरह से भरा होने के कारण वो किसी से क्रिया नहीं करती और इसलिए उसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी, 0 होती है। और जो 17 ग्रुप में है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो 17 ग्रुप के तत्व है जिसको हम बोलते हैं हैलोजन तत्व, है ना। ये जो हैलोजन है समुद्री लवण के निर्माण भी करते हैं या समुद्री लवण का निर्माता कहते हैं। क्यों, क्योंकि समुद्र में उपस्थित अधिकतर लवण क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आपका 7 हैलोजन समूह या समुद्री लवण के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो ये था हमारा पी ब्लॉक के एलिमेंट की सामान्य जानकारी। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स में जाके कुछ भी लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इसका क्या है, हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। तो आज इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट में उसका सूत्र और क्यों उसको डी ब्लॉक में रखा गया है। आज के लिए इतना ही, चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।